नमस्कार। तो आज से शुरू कर रहा हूँ गणित के एक नए विषय पर नई श्रृंखला, और यह विषय है रीमान इंटीग्रल। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ इतिहास के दृष्टिकोण से रीमान इंटीग्रल की, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और फिर डार्बू ने किस प्रकार रीमान इंटीग्रल को देखा, लोअर सम, अपर सम, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, और इन सबों के बीच में क्या संबंध है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करें पहला वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीमान इंटीग्रल, और रीमान इंटीग्रल जिस ग्रेट मैथमेटिशियन के नाम पे है उनका नाम है जॉर्ज फ्रेडरिक बर्नहार्ड रीमान, और ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका लाइफ पीरियड 1826 से 1866 का रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम अवधि के लिए ये मैथमेटिक्स में योगदान दे पाए, लेकिन इस कम अवधि में भी जो योगदान उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, स्पेस ज्योमेट्री और मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए दिया है वह स्मरणीय है और सदा ही स्मरणीय रहेगा। तो रीमान साहब ने जो एरिया को देखने के लिए ज्योमेट्री का आइडिया था उसको एक तरह से कन्वर्ट किया कैलकुलस के फॉर्म में, लिमिट के फॉर्म में देखने के लिए। हम सभी जानते हैं कि जो एरिया है वह सबसे पहले यूडोक्सस नाम के एक मैथमेटिशियन थे। यूडोक्सस जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने एक मेथड दिया जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ एग्जॉशन, जिसमें किसी सर्किल के अंदर आप पॉलीगॉन्स बनाते हुए और ऐसा एक सीक्वेंस क्रिएट करिए कि वो सीक्वेंस जो पॉलीगॉन्स के एरिया का है कन्वर्ज करे सर्किल के एरिया के लिए, या इस तरह की बातें वो कर रहे थे, जिसको उन्होंने मेथड ऑफ एग्जॉशन कहा। इस मेथड ऑफ एग्जॉशन का इस्तेमाल बाद में आर्किमिडीज ने किया। अब जानते हैं कि आर्किमिडीज भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत का इस्तेमाल करके, ये भी एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और आर्किमिडीज का पीरियड लगभग 287 टू 212 BC रहा है। तो इन्होंने मेथड ऑफ एग्जॉशन का इस्तेमाल करके और सर्किल का एरिया निकाला, और इनका जो फेमस वर्क है द मेजरमेंट ऑफ द सर्किल, ये एक फेमस वर्क है जिसमें इन्होंने बताया कि जो सर्किल का एरिया होता है वह इनफैक्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर होता है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड इक्वल होता है रेडियस ऑफ द सर्किल के, और दूसरा साइड इक्वल होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल के। अगर आप ऐसा रखें, आज ये समझते हुए कि सरकमफेरेंस 2πr है और रेडियस r है, तो आप देखेंगे कि इसका जो एरिया है वो हाफ इंटू 2πr इंटू r इक्वल टू πr² हो जाएगा। तो इस तरह से रीमान ने समझा कि मेथड ऑफ एग्जॉशन किस प्रकार इस्तेमाल हुआ, और फिर मेथड ऑफ एग्जॉशन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एरिया अंडर ए कर्व निकालने के लिए एक विधि का इस्तेमाल किया। अब ये एरिया अंडर द कर्व समझने के लिए ये पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक कर्व है y इक्वल टू fx, और साथ में दो लाइनें हैं x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, और साथ में जो x एक्सिस है वह भी आपके पास हो सकता है, या एक इंटरवल ए बी आप कह सकते हैं कि वो आपके पास एक ए बी इंटरवल है जिसके ऊपर वो कर्व है। तो ये इनफैक्ट ये एरिया जो हम निकालते हैं ये चारों साइड से बाउंडेड है, और इस एरिया को निकालने की बात की जा रही है, जब रीमान ने भी सोचा कि इस एरिया को कैसे निकालें। तो रीमान ने एक्चुअली इस एरिया को निकालने के लिए
जो कॉन्सेप्ट यूज किया उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया और इसके लिए उन्होंने जो इंटरवल ए बी था उसको कई हिस्सों में बांटा। जैसे आप देखिए ये x1, x2, x3, x4 इस तरह से उन्होंने पॉइंट्स लिए। मतलब ये आपका ए बी अगर इंटरवल है तो यहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स ले लिए x1, x2 और x3 और इस तरह से पॉइंट्स उन्होंने लिया, मान लीजिए x4, और इन पॉइंट्स के बीच में एक दूसरे पॉइंट्स लिए t0, t1, t2। इनको उन्होंने कहा ये t0, t1, t2 इनको उन्होंने टैग पॉइंट्स कहा। और इन टैग पॉइंट्स के साथ उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? आप अगर देखें कि इन टैग पॉइंट्स पे फंक्शन की जो वैल्यू है, जैसे t0 अगर लें तो फंक्शन की वैल्यू ये आपको दिख रही है। तो इस वैल्यू के साथ, इस हाइट के साथ उन्होंने इस सब इंटरवल जो a0 x1 हुआ, इस सब इंटरवल में रेक्टेंगल बना दिया। ये रेक्टेंगल आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से x1 और x2 सब इंटरवल में अगर t1 पॉइंट है तो t1 पॉइंट के लिए जो फंक्शनल वैल्यू है उसके लिए ये हाइट है और इस हाइट के साथ उन्होंने ये रेक्टेंगल बना दिया। मतलब x1 और x2 सब इंटरवल को बेस लेते हुए और t1 को हाइट लेते हुए रेक्टेंगल बना दिया और इस प्रकार से हर एक सब इंटरवल क्लिक किया। जब ऐसा उन्होंने किया तो उसके बाद से उन्होंने एक सम डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं रीमान सम। ये सम उन्होंने बनाया जिसको अगर इन भाग में हम बांटे अपने ए बी को अगर ए को x0 कहें और x1, x2, xn-1 और b को xn कहें तो उन्होंने एक सम बनाया एफ टी आई xi प्लस 1 माइनस xi सिग्मा i फ्रॉम 0 टू n-1। और ये जो सम बनाया इसको कहा रीमान सम। साथ में इस सम का इन्होंने एक लिमिट ले लिया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर इस सम को SPF कहा जाए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SPF ले लिया। तो ये इन्होंने कहा कि ये जो लिमिट होगा यही एरिया होगा, हमारे कर्व के नीचे का एरिया यही होगा। तो ये रीमान का अप्रोच था। लेकिन बाद में एक दूसरे मैथमेटिशियन आए जिनको हम लोग जानते हैं डार्बू के नाम से। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। 1841 के आसपास शायद इनका जन्म हुआ था। 1841 टू 1917 ये इनका लाइफ पीरियड रहा और इन्होंने भी काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीब्यूशंस दिए। तो डार्बू साहब ने इस इंटीग्रल को दूसरे तरीके से देखा। उन्होंने देखा कि अगर ये लिमिट इस प्रकार से बनता है और कन्वर्ज करता है तो उसका मतलब होगा कि f बाउंडेड होगा। अगर रीमान लिमिट के हिसाब से एरिया निकल पाता है, लिमिट कन्वर्ज करता है तो f बाउंडेड होगा, ऐसा उन्होंने पाया। f अगर बाउंडेड होगा तो उसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर f बाउंडेड है और लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उन्होंने अपने तरह से इसको देखा। वो कैसे देखा ये देखिए आपके स्क्रीन पर। अब जो पिक्चर है इसमें इन्होंने फिर से वो काम किया कि इन्होंने अपने जो ए बी इंटरवल है उसको पॉइंट्स के सहारे बांटा, लेकिन हर सब इंटरवल में फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू थी उस मिनिमम वैल्यू के सहारे रेक्टेंगल्स बनाए। जैसे a और x1 आप ले लीजिए
तो इस सब इंटरवल में मिनिमम वैल्यू फंक्शन की यहां पर है और इसके साथ ये रेक्टेंगल बन रहा है। इसी प्रकार से x1 और x2 इंटरवल ले लें तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की यहां पर है, तो इस मिनिमम वैल्यू के साथ ये रेक्टेंगल बन रहा है। इसी प्रकार x2 x3 में मिनिमम वैल्यू फंक्शन की यहां पर है, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है। इस तरह से इन्होंने ये रेक्टेंगल्स मिनिमम वैल्यू जो सब इंटरवल में है उस हाइट को पकड़ के और रेक्टेंगल्स बनाए। इसी प्रकार से दूसरा तरीका इन्होंने देखा कि इसी सब डिवीजन पर जो a की मैक्सिमम वैल्यू है, जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको ले। तो जैसे a और x1 सब इंटरवल में जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पे है, तो इसके हिसाब से उन्होंने रेक्टेंगल बनाया। इसी प्रकार x1 x2 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी यही है, तो इसके साथ फिर एक रेक्टेंगल बन गया। लेकिन x2 x3 में मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है और इसके हिसाब से ये रेक्टेंगल बना। x3 x4 में मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है, तो ये रेक्टेंगल बना। ग्राफ देखते जाइए। x4 x5 में जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पे है, तो ये रेक्टेंगल बना। तो इस तरह से इन्होंने मिनिमम जो सब इंटरवल्स बने अपने, उसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लेकर के एक एरिया इन्होंने बनाया। अब मान लीजिए कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर पे बात करें। a और x1 जो सब इंटरवल है इसमें मिनिमम वैल्यू मान लीजिए m1 है, तो ये एरिया क्या होगा, m1 इंटू x1 माइनस a। दूसरा x1 x2 में मान लीजिए मिनिमम वैल्यू m2 है, तो एरिया क्या होगा, m2 इंटू x2 माइनस x1, और इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड के पिक्चर में यदि मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M1 है तो पहला वैल्यू मिलेगा m1 x1 माइनस a, दूसरा वैल्यू आप कह सकते हैं m2 x2 माइनस x1, और ये एरिया इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो ये जो सम बना इसको इन्होंने कह दिया लोअर सम, और इसको कहा अपर सम। ये डार्बू साहब ने कहा, और इसीलिए कभी कभी इनको हम डार्बू सम भी कहते हैं। तो ये जो सम बना लोअर सम और अपर सम, इसमें इन्होंने पाया कि जो लोअर सम होगा वो हमेशा ही जो हमारा एरिया जिसको हम चाहते हैं पूरे कर्व के नीचे का एरिया निकालना, इस एरिया से लोअर सम हमेशा ही छोटा होगा और अपर सम हमेशा बड़ा होगा। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लोअर सम को बढ़ाते चले जाएं, अपर सम को छोटा करते चले जाएं, ताकि हम जो हमें सम जो एरिया चाहिए उस एरिया को हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए भी उन्होंने एक विधि अपनाई। बहुत आराम से आप देखते जाइए। ये देखिए आप, ये पिक्चर अब आपके सामने है। इसमें ऊपर वाले पिक्चर में आप देखिए, केवल x1 x2 सब इंटरवल पे आप निगाह रखिए। इस सब इंटरवल पे यहाँ पे एक लोअर सम का रेक्टेंगल्स बना हुआ है, लेकिन अगर इस x1 x2 के बीच में एक पॉइंट t हमने डाल दिया तो क्या होगा। अब x1 t में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो x1 t के लिए फंक्शनल वैल्यू t की हाइट t पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो t पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहां पे आ रही है, इसलिए ये रेक्टेंगल मिलेगा हमको x1 t के बीच में। अब x1 t के बीच में हमें ये रेक्टेंगल मिलेगा और x2 t के बीच में जो पुराना वैल्यू था वही मेंटेन्ड है, तो पुराने रेक्टेंगल का ही पार्ट मिलेगा। लेकिन इससे हुआ क्या कि ये जो पार्ट है ये हमें एक्स्ट्रा मिल गया, और इससे हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम एक पॉइंट डाल रहे हैं वैसे ही जो हमें लोअर रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं उनके एरिया में वृद्धि हो जा रही है। उसी प्रकार से ये आप इसमें देखें, जो ऊपर वाले रेक्टेंगल्स हैं इसमें अगर हम पॉइंट टी डाल रहे हैं तो पॉइंट टी के डालने से क्या हो रहा है कि ये टी के साथ आप अपर निकालेंगे यहां पे, तो यहां पर ये रेक्टेंगल आपको बनेगा। तो x1 t में तो वही पुराना रेक्टेंगल मेंटेन्ड है, लेकिन tx2 में वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कम होने से रेक्टेंगल की हाइट छोटी हो गई।
तो इतना एरिया आपको कम मिल रहा है, मतलब अपर सम कम हो गया। तो इसलिए पॉइंट डालने से देखने में आ रहा है कि लोअर सम बढ़ रहा है और अपर सम कम हो रहा है। मैं यहाँ पर रेफरेंस बता दूं कि ये जो पिक्चर्स हमने लिए हैं ये रियल एनालिसिस मिस्टर अजीत कुमार, प्रोफेसर अजीत कुमार और कुमरा सेन, प्रोफेसर कुमरा सेन की जो रियल एनालिसिस है उससे मैंने लिया है। सो आई एक्नॉलेज दैट। तो ये पिक्चर्स देखने से हमें पता चल रहा है कि अगर हमने जो सब इंटरवल्स बनाए हैं उनमें एडिशनल पॉइंट्स अगर हम डालते चले जाएं तो लोअर सम हमारा बढ़ता चला जाएगा और अपर सम हमारा कम होता चला जाएगा। इसी आइडिया को डार्बू ने कैरी किया और डार्बू ने कैरी करते हुए अपने इंटीग्रल को या एरिया है उसको निकाला। तो ये हम लोगों ने समझा एक तरह से कि आइडिया क्या है हमारे रीमान इंटीग्रल का। अब इस आइडिया को कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं मैथमेटिकली, इसका मैथमेटिकल जामा क्या है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये भी समझने की बात है। आइए धीरे धीरे उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जब भी बात करेंगे हम डार्बू के दृष्टिकोण से रीमान इंटीग्रल की बात करने जा रहे हैं और इसलिए जो फंक्शन हमारा होने जा रहा है वो हमेशा ही एक बाउंडेड फंक्शन होने जा रहा है। तो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी से रियल नंबर सिस्टम पे। ये हम कहें या ना कहें, ये पूरे रीमान इंटीग्रल में इस बात को हम मान के चल रहे हैं। जो सबसे पहला डिफिनीशन हम दे रहे हैं वो एक पार्टीशन दे रहे हैं। वो सिंपल सी बात है जो बार बार हम कह रहे हैं कि ए और बी एंड पॉइंट्स जो हमारे सब इंटरवल के बीच के हैं उनके बीच में हम पॉइंट्स डालेंगे x1 x2 और xn-1। b को मान लीजिए xn कह दिया और a को हमने x0 कह दिया। तो एक डिफाइन हम करेंगे पार्टीशन, इसका नाम कहेंगे हम पार्टीशन। ये पार्टीशन क्या होने जा रहा है? एक कलेक्शन P इक्वल टू x0 बराबर a, x1 x2 xn-1 xn बराबर b of points on AB is called a partition of AB where x0 is less than x1, less than x2, less than xn-1, less than xn. We can even put equality sign, but अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये सब एक दूसरे से छोटे हों तभी पार्टीशन बनेगा। तो ये स्पष्ट है कि ये जो कलेक्शन है ये एक फाइनाइट कलेक्शन है, इनफाइनाइट कलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये जो कलेक्शन हमारा बना इसको हम कहते हैं पार्टीशन। अब इस पार्टीशन में एक दो चीज़ें और हम जोड़ रहे हैं कि जो ith सब इंटरवल हमारा होगा ith सब इंटरवल, क्योंकि बार बार इसका रेफरेंस हम लिखेंगे। सो डेल्टा xi से हम इंटरवल को भी डिनोट करेंगे और लेंथ को भी डिनोट करेंगे, दोनों चीज़ें हम मानेंगे। साथ में चूंकि हमारा फंक्शन बाउंडेड है तो हम नॉर्मली जो कन्वेंशन यूज़ करने जा रहे हैं वो है कि m अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन f(x) ऑन AB होगा। अगर कैपिटल M लिखेंगे तो ये लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f(x) ऑन AB होगा। और अगर ith सब इंटरवल की बात करें तो ये GLB ऑफ f(x) इन डेल्टा xi और कैपिटल MI लिखें तो LUB ऑफ f(x) इन डेल्टा xi। तो ये हम डिफाइन करने के बाद अब हम इस स्थिति में हैं
कि लोअर सम और अपर सम को डिफाइन कर सकें, जिनको हम डार्बू लोअर सम और अपर सम भी कह सकते हैं। और ये जो लोअर सम है वो डिफाइन होगा एल पी एफ। एल पी एफ हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो लोअर सम है इसलिए एल लिख रहे हैं, और ये डिपेंड करेगा पी और एफ के ऊपर, इसलिए पी एफ लिख रहे हैं। एंड दिस इज सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स आई फ्रॉम 1 to n। ये हमारा लोअर सम होगा। और इसी प्रकार से अपर सम हम डिफाइन कर सकते हैं। अपर सम क्या होगा, इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि यूपीएफ बराबर सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। ये हमारा हो गया लोअर सम और अपर सम, जिनको हम डार्बू लोअर सम और डार्बू अपर सम भी कहेंगे। यह स्पष्ट हो रहा है कि एम हमेशा ही एम आई से छोटा होगा और एम आई हमेशा इस कैपिटल एम आई से छोटा होगा, और ये सभी छोटे होंगे अपने बड़े वाले एम से। और इसका अर्थ हुआ कि चूंकि डेल्टा एक्स आई पॉजिटिव क्वांटिटी है, हम सब में डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये लेस देन इक्वल टू एम आई डेल्टा एक्स आई, लेस देन इक्वल टू एम आई डेल्टा एक्स आई, लेस देन इक्वल टू एम डेल्टा एक्स आई लिख सकते हैं। और ये होगा फॉर ईच आई इक्वल टू 1 to n, हम लोग लिख सकते हैं। और इसलिए अगर हम सिग्मा ले लें, मतलब सिग्मा एम, तो एम बाहर ले सकते हैं, डेल्टा एक्स आई लेस देन इक्वल टू एम आई डेल्टा एक्स आई है, तो सिग्मा बाहर ही आएगा, लेस देन इक्वल टू सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स आई लेस देन इक्वल टू एम सिग्मा डेल्टा एक्स आई। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलेगा, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। आप बताइए, ऐसी स्थिति में ये सिग्मा डेल्टा एक्स आई मतलब सारे सब इंटरवल्स की लेंथ, सो पूरे इंटरवल की लेंथ हो गई, तो एम बी माइनस ए। और ये आपका हो गया एल पी एफ, ये हो गया यू पी एफ, और ये हो गया m इंटू बी माइनस ए। ऑफ कोर्स हम लोग ले रहे हैं कि b ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो इस तरह से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी हम लोगों को समझ में आ रही है कि जो हमारा एम बी माइनस ए है, छोटे एम के साथ और फिर बड़े एम के साथ, इन दोनों के बीच में एलपीएफ और यूपीएफ हैं, और एलपीएफ छोटा है यूपीएफ से अगर अपने पास कोई पार्टीशन पी है। चूंकि ये कई पार्टीशंस हो सकते हैं, तो इसलिए हर पार्टीशन के लिए हमें एलपीएफ मिलेगा, हर पार्टीशन के लिए हमें यूपीएफ मिलेगा। मतलब हर पार्टीशन एक लोअर सम बनाएगा और एक अपर सम बनाएगा। तो अगर हम सारे पार्टीशंस को कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर all possible partitions of AB, अगर ऐसा हम करें तो उस केस में जो हमारी फैमिली ऑफ लोअर सम्स होगी P के ऊपर और फैमिली ऑफ अपर सम होगी, इनका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों इस इनइक्वालिटी के कारण बाउंडेड हैं। तो ये जो सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा,
इससे हम दो नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन आपको दे दें कि हम पहले जब पिक्चर में आपको दिखा रहे थे एरिया वगैरह और लोअर सम अपर सम, तो वहाँ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में हमने सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करनी शुरू कर दी। ऐसा इसलिए कि फंक्शन हमारा बाउंडेड है, कंटिन्यूअस हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं करेंगे, हम इन्फीमम और सुप्रीमम की बात करेंगे जब हम डार्बू के मेथड से रीमान इंटीग्रल की बात करने जा रहे हैं। तो अब आइए हम उन दो नए कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं जिनको हम कहने जा रहे हैं लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। तो हमारा लोअर इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल के साइन में नीचे डंडा a टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू, और लोअर इंटीग्रल है तो लोअर सम से मिलेगा, लेकिन लोअर सम को हमें ऊपर उठाना है, मतलब इसका हमें सुप्रीमम लेना पड़ेगा ओवर ऑल दी पार्टीशंस, तो ये हमें मिल जाएगा लोअर इंटीग्रल। इसी प्रकार से जो हमारा अपर इंटीग्रल होगा, अपर इंटीग्रल या अपर इंटीग्रल हमें इस प्रकार लिखा जाएगा, इंटीग्रल के साइन में ऊपर डंडा लगाएंगे a टू बी एफ डी एक्स, और ये अपर इंटीग्रल हमें अपर सम से मिलेगा म्यू पी एफ, और चूंकि अपर सम को नीचे लाना है तो हम लेंगे इन्फीमम ऑफ पी। तो इस प्रकार हमें दो कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। तो इस प्रकार हमने लोअर सम का डिफिनीशन देखा, अपर सम का डिफिनीशन देखा, लोअर इंटीग्रल का डिफिनीशन देखा, अपर इंटीग्रल का डिफिनीशन देखा। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर हो जाएं, लेकिन जब ये बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अगली बातों को लेकर के रीमान इंटीग्रल पर। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।